जय हिंद, वंदे मातरम। एल्कोहलिक्स एनोनमस की स्थापना करने से पहले ना तो बिल विल्सन ने अकादमिक किस्म की जानकारियां देने वाली पत्र-पत्रिकाएं पढ़ी थी और ना ही डॉक्टरों से सलाह-मशवरा किया था। उन्होंने तो अपनी शराब की लत पर संयम पाने के कुछ वर्षों बाद एक रात यूं ही बिस्तर में बैठे-बैठे जल्दबाजी में एल्कोहलिक्स एनोनमस के प्रसिद्ध 12 कदमों को कागज पर लिखा था, जो बाद में एल्कोहलिक्स एनोनमस के प्रिंसिपल बन गए। इस ऑर्गेनाइजेशन के अनेक पहलू अवैज्ञानिक ही नहीं, विचित्र भी है। जैसे विल्सन ने 12 का आंकड़ा इसलिए चुना क्योंकि ईसाई धर्म में देवदूतों की संख्या 12 होती है। एल्कोहलिक्स एनोनमस ये आग्रह करता है कि शराब के लती लोग 90 दिनों की समय अवधि में ऑर्गेनाइजेशन की 90 मीटिंग में शामिल हो, पर यह समय अवधि किसी विशेष कारणवश नहीं चुनी गई है। इसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन आध्यात्मिकता पर बड़ा जोर देता है, जिसके बारे में तीसरे कदम में बताया गया है कि शराब की लत से ग्रस्त लोगों को अपनी इच्छा और अपना जीवन पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करने का निर्णय ले लेना चाहिए। इससे वे अपनी लत से मुक्त हो सकेंगे। इस योजना के 12 में से 7 कदमों में ईश्वर और आध्यात्मिकता की बात कही गई है। ये अपने आप में बड़ी ही विचित्र बात है क्योंकि इसके संस्थापक स्वयं नास्तिक थे और धर्म का खुलेआम विरोध करते थे। एल्कोहलिक्स एनोनमस की मीटिंग्स का कोई भी निश्चित समय अथवा पाठ्यक्रम नहीं होता। आमतौर पर मीटिंग में आने वाला कोई एक सदस्य अपनी परेशानियों के बारे में बात करके मीटिंग की शुरुआत करता है, जिसके बाद अन्य लोग अपनी बातें बताने लगते हैं। ऐसी किसी भी मीटिंग में ना तो कोई मनोविज्ञानी होता है, ना ही कोई विशेषज्ञ, जो इन लोगों के बीच हो रही बातों को किसी विशिष्ट दिशा की ओर ले जाए। इन मीटिंग्स को किसी विशिष्ट ढंग से आयोजित करने के कोई विशेष नियम भी नहीं तय किए गए हैं। पिछले 5 दशकों में व्यवहार विज्ञान, औषधि विज्ञान और इंसानी दिमाग को समझने की दिशा में जो भी खोजें हुई हैं, उनसे मनोविज्ञान और लत संबंधी शोध कार्य के कई पहलुओं में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं। पर एल्कोहलिक्स एनोनमस अब भी अतीत में अटका हुआ है। एल्कोहलिक्स एनोनमस कभी भी कठोर रवैया नहीं अपनाता, जिसके कारण विद्वान और शोधकर्ता कई बार इसकी आलोचना कर चुके हैं। कई लोगों ने तो यह तक कहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आध्यात्मिकता पर जितना बल दिया जाता है, उसके कारण ये शराब की लत छुड़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन कम और कोई धार्मिक संप्रदाय अधिक लगता है। हालांकि पिछले 15 वर्षों में एल्कोहलिक्स एनोनमस में भी क्रांति सी आ गई है, इसलिए अब कई शोधकर्ताओं का मानना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रगतियां बहुमूल्य प्रशिक्षण प्रदान करती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको और अन्य दर्जन भर से भी अधिक शोध केंद्रों के शिक्षकों और विशेषज्ञों को अब एल्कोहलिक्स एनोनमस की पद्धतियों में वही विज्ञान नजर आने लगा है, जिसका उपयोग टोनी डंकी फुटबॉल के मैदान में करते थे। उनके निरीक्षण का जो भी परिणाम निकला, वह आदत परिवर्तन के सुनहरे नियम की ही पुष्टि करता है। दरअसल इस ऑर्गेनाइजेशन की व्यापक सफलता का राज यह है कि शराब की लत छुड़ाने की इसकी पद्धतियों में लती लोगों के लिए जो इशारे और इनाम होते हैं, वे तो समान ही रहते हैं, पर उनकी क्रियाओं में बदलाव लाया जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि एल्कोहलिक्स एनोनमस में शराब के लती इंसान पर इस बात का पता लगाने के लिए जोर डाला जाता है कि वे शराब पीने की क्रिया किन इशारों के कारण करता है और इससे उसे कौन सा इनाम मिलता है। एक बार इन इशारों और इनामों का पता लगने के बाद एल्कोहलिक्स एनोनमस एक नई क्रिया ढूंढने में लती इंसान की मदद करता है। जब क्लाउड हॉपकिंस को पेप्सोडेंट बेचना था, तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोजा जिससे ग्राहक के अंदर एक नई इच्छा का निर्माण हो और फिर उससे एक नई आदत विकसित हो। पर किसी भी पुरानी आदत को बदलने के लिए पुरानी इच्छा पर ध्यान देना आवश्यक है। पुरानी आदत को बदलने के लिए इच्छा को तृप्त करने वाले पुराने इशारों और इनामों को जस का तस रखते हुए उसमें एक नई क्रिया का समावेश करना पड़ता है। जैसे विल्सन द्वारा लिखे गए चौथे और पांचवें कदम पर गौर करें। चौथा कदम कहता है कि स्वयं की खोज करो, भयमुक्त बनो। जबकि पांचवा कदम कहता है कि अपनी गलतियों को ईश्वर के सामने, स्वयं के सामने और दूसरों के सामने स्वीकार करो। पिछले एक दशक से एल्कोहलिक्स एनोनमस की पद्धतियों का अध्ययन कर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के शोधकर्ता जे स्टोक टोनिगन कहते हैं, इस संगठन के 12 कदमों का अनुसरण करने के लिए लती इंसान को उन सभी इशारों की सूची बनानी पड़ती है, जिससे उसके अंदर शराब पीने की इच्छा जागृत हो जाती है। जब लती इंसान को स्वयं का शोध करने के लिए कहा जाता है, तो वह उन सभी बातों पर विचार करने लगता है, जो उसके अंदर शराब पीने की इच्छा पैदा करती है।
फिर जब वही इंसान सबके सामने अपनी सारी गलतियाँ स्वीकार करता है, तो वह हर उस क्षण पर विचार करने लगता है जब वह खुद पर संयम नहीं रख पाया था। यह तरीका जिस अंदाज में इंसान को आईना दिखाता है, वह वाक़ई बेहतरीन है। इसके बाद अल्कोहलिक्स एनोनिमस इन शराब के लती लोगों से इस बात का पता लगाने को कहता है कि उन्हें शराब पीने से कौन-सा फ़ायदा होता है, यानी कौन-सा इनाम मिलता है। शराब के लती लोगों से पूछा जाता है कि आपकी ऐसी कौन-सी इच्छाएँ हैं जिनसे आदत का ये फंदा एक्टिव होता है। अधिकतर लोग शराब का नशा चढ़ने को इस सूची में नहीं रखते। उनका कहना तो ये होता है कि शराब पीने से उन्हें परिस्थितियों से पलायन करने, तनाव और अकेलापन से मुक्त होने, व्याकुलता से क्षणिक छुटकारा पाने और दबी भावनाओं को बाहर निकालने का अवसर मिलता है। वास्तव में उनके अंदर शराब पीने की जो इच्छा पैदा होती है, वे शराब से होने वाले नशे के लिए नहीं होती। वे तो बस अपनी चिंताओं से मुक्ति का मार्ग ढूँढ रहे होते हैं। शराब के सेवन से शरीर पर होने वाले असर यानी नशे को अधिकतर लोग इनाम की तरह नहीं देखते। जर्मनी के न्यूरोलॉजिस्ट उल्फ म्यूलर शराब के लती लोगों की दिमागी गतिविधियों का अध्ययन कर चुके हैं। उनका कहना है कि शराब में एक सुखवादी तत्व है, लेकिन लोग अक्सर किसी चीज को भुलाने के लिए अथवा कुछ इच्छाओं को तृप्त करने के लिए शराब पीते हैं। ऐसी मानसिक इच्छाएं और शारीरिक सुख से तृप्त होने वाली इच्छाएं दिमाग के अलग-अलग हिस्सों में पैदा होती है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है, जिससे शराब खाने में मिलने वाले इनाम लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में मिल सके। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाले हर इंसान का एक स्पॉन्सर होता है, जिसकी मदद से लोगों की अकेलेपन से मुक्ति की और मित्र पाने की इच्छा पूरी होती है। आजकल लोग जीवन से पलायन करने के लिए, चिंता से मुक्ति के लिए और अंदर से खाली होने यानी मानसिक बोझ से मुक्ति पाने के लिए अपने सप्ताह का आखिरी दिन शराब खाने में बिताते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इंसान को शराब खाने में जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। यहाँ शराब के लती लोगों को चिंता से मुक्ति के लिए अपने-अपने स्पॉन्सर से बात करने और मीटिंग में आने के लिए प्रेरित किया जाता है। टोनिगन बताते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस लोगों में हर रात शराब पीने की क्रिया के स्थान पर नई क्रियाओं का निर्माण करता है। इसकी मीटिंग में लोगों को बेहिचक अपनी चिंताओं और परेशानियों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए इशारा और इनाम समान रहते हैं, केवल क्रियाओं में और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। शराब पीने वालों के इशारे और इनाम समान रखकर क्रिया कैसे परिवर्तित की जा सकती है, इसका एक प्रभावशाली प्रयोग 2007 में हुआ। जर्मनी के न्यूरोलॉजिस्ट म्यूलर और यूनिवर्सिटी ऑफ मेडबर्ग के उनके कुछ सहकर्मियों ने लंबे समय से शराब छोड़ने का प्रयास करने वाले 5 लोगों के दिमाग में एक ऑपरेशन के जरिए सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल यंत्र लगा दिए। शराब के लती ये पांचों लोग नशामुक्ति केंद्रों में कम से कम 6-6 महीने का समय बिता चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी थी। इनमें से एक तो शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए 60 से भी अधिक बार अपना इलाज नशामुक्ति केंद्र में करवा चुका था। इन पांचों लोगों के दिमाग में सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल उपकरण उनके बेसिल गैंग्लिया में लगाए गए थे। बेसिल गैंग्लिया दिमाग का वही हिस्सा है जिसका अध्ययन कर एमआईटी के शोधकर्ताओं ने आदत के फंदे का पता लगाया था। ये उपकरण ऐसी विद्युत तरंगें पैदा करता है जिससे इनाम की अनुभूति में रुकावट आती है। इसके परिणामस्वरूप आदतन पैदा होने वाली इच्छा जागृत नहीं हो पाती थी। इस ऑपरेशन के बाद इन लोगों को वे इशारे दिए गए जिनसे उनके अंदर शराब पीने की इच्छा पैदा होती थी, जैसे शराब के बोतल की तस्वीर और शराब खाना जाना वगैरह। आमतौर पर इन इशारों के मिलते ही ये लोग अपने आप को रोक नहीं पाते थे, लेकिन उनके दिमाग में लगे उपकरण ने उनकी इच्छा को दबा दिया। परिणामस्वरूप उनमें से किसी ने भी शराब को छुआ तक नहीं। म्यूलर बताते हैं कि इनमें से एक इंसान ने हमें बताया कि दिमाग में लगे उपकरण में विद्युत तरंगें शुरू होते ही हमारी इच्छा समाप्त हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये विद्युत तरंगें बंद की जाती है, तो शराब पीने की इच्छा फिर से पैदा हो जाती है। लेकिन फिर म्यूलर ने पाया कि इन लोगों की शराब पीने की आदत बदलने के लिए केवल इच्छाओं को हटाना काफी नहीं था। ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद तनावपूर्ण मौके आते ही इनमें से 4 लोग एक बार फिर अपनी पुरानी आदत को दोहराते हुए शराब पीने लगे। उनके जीवन में चिंता या व्याकुलता का कोई भी मौका आने पर उन्होंने तुरंत शराब की बोतल का सहारा ले लिया, क्योंकि ऐसा करना उनकी आदत थी। वे तनाव का सामना शराब पीकर ही करते थे, लेकिन धीरे-धीरे जब उन्होंने तनाव
का सामना करने के लिए अन्य प्रभावी क्रियाएं सीख ली तो उनकी शराब पीने की आदत पूरी तरह छूट गई। जैसे उनमें से एक इंसान अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाने लगा, जबकि अन्य लोग थेरेपी लेने के लिए जाने लगे। जीवन में आई चिंता और व्याकुलताओं का सामना करने के लिए इन परिवर्तित क्रियाओं को अपनाने से इन लोगों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आए। इन पाँचों में से वह इंसान जो शराब छोड़ने के लिए 60 से भी अधिक बार अपना इलाज करवा चुका था, उसने दोबारा शराब की एक बूंद तक नहीं पी। अन्य 2 लोगों ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिया था और 18 साल का होते-होते उन्हें शराब की लत लग चुकी थी। वे हर रोज़ शराब पीते थे, लेकिन अब तो उन्हें शराब की बोतल को हाथ लगाए 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। गौर करें कि यह अध्ययन आदत परिवर्तन के सुनहरे नियम के कितना करीब है। शराब की लती इन लोगों के दिमाग में ऑपरेशन द्वारा परिवर्तन लाना काफ़ी नहीं था, क्योंकि इससे पुराने इशारे और इच्छाएं परिवर्तित नहीं हो पाई थी और इनाम के इंतजार में थी। इन लोगों की शराब की लत पूरी तरह तब छूट पाई जब इनके पुराने इशारे और इनाम समान रखकर केवल इनकी क्रियाओं को बदला गया। म्यूलर बताते हैं कुछ लोगों के दिमाग में शराब की लत इतनी गहराई तक बसी होती है कि ऑपरेशन के अलावा और कोई उपाय नहीं होता। इसके बावजूद भी इन लोगों को अपने जीवन में नई क्रियाओं की आवश्यकता जरूर पड़ती है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस भी इसी प्रकार कार्य करता है। आदत के पुराने फंदे में नई क्रियाएं निर्मित की जाती है, लेकिन इसके लिए कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। वैज्ञानिक एल्कोहलिक्स एनोनिमस की कार्यप्रणाली समझने लगे हैं और अब इनकी पद्धतियों का उपयोग अन्य आदतों के मामले में भी होने लगा है। जैसे 1-2 साल की उम्र के बच्चों का चिड़चिड़ापन से एक संबंध बनाने की लत, यहाँ तक कि स्वभाव संबंधी छोटी से छोटी चीजों में भी अब आदत परिवर्तन के सुनहरे नियम की मदद से बदलाव लाया जा सकता है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस की पद्धतियाँ जैसे-जैसे प्रचलित होने लगी, उन्हें थेरेपी में रूपांतरित कर लिया गया, जिससे लगभग हर प्रकार के पैटर्न को तोड़ा जा सकता है। वर्ष 2006 गर्मी का मौसम था। मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की छात्रा मैंडी परामर्श केंद्र गई। वे 24 वर्ष की थी और उसे लगातार नाखून चबाने की आदत थी। मैंडी को याद भी नहीं था कि यह आदत उसे कब लगी। हालांकि नाखून चबाने की आदत बहुत से लोगों को होती है, लेकिन मैंडी जैसे निरंतर नाखून चबाने वाले लोगों की दिक्कत अलग ही स्तर की होती है। वे अक्सर अपने नाखूनों को त्वचा से निकल जाने तक चबाती रहती थी और कई बार तो इसके कारण उसकी उंगलियों में खून तक निकलने लगता था। इसके कारण उसकी उंगलियों के सिरों पर बहुत से निशान थे। नाखून न होने के कारण उसकी उंगलियां बहुत सी खराब दिखाई देती थी। इन सब समस्याओं के कारण उसकी उंगलियों में अक्सर दर्द होता रहता था, जिसका मतलब था कि वे अपनी नसों को चोट पहुंचा रही थी। मैंडी के सामाजिक जीवन पर भी उसकी इस आदत का नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। उसे कहीं बाहर जाने पर इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि वह अपने हाथ हर समय जेब में ही रखा करती थी। किसी लड़के के साथ घूमने जाने पर उसका सारा ध्यान इसी बात पर होता था कि वे अपने हाथों की मुट्ठियां बंद रखे ताकि लड़के की नज़र उसकी उंगलियों के सिरों पर ना पड़े। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसने अपनी इस आदत से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की थी। इसके लिए उसने अपने नाखून पर पूरे स्वाद वाली नेल पॉलिश लगाई और कई बार तय किया कि वह इस आदत को छोड़ने की अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाएगी। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा काम करती जिससे उसका ध्यान कहीं और होता, जैसे कॉलेज का होमवर्क करना, टीवी देखना, तो उसके हाथ अपने आप ही उसके मुंह में चले जाते और वे नाखून चबाने लगती। यूनिवर्सिटी के केंद्र से मैंडी को मनोविज्ञान में पीएचडी कर रहे एक छात्र के पास भेजा। यह छात्र इस तरह की आदतों के एक इलाज का अध्ययन कर रहा था, जिसका नाम था आदतों को पूर्वावस्था में लाने का प्रशिक्षण। यह मनोविज्ञानी आदत परिवर्तन के सुनहरे नियम से भली-भांति परिचित था। वह अच्छी तरह जानता था कि मैंडी की नाखून चबाने की आदत बदलने के लिए उसके जीवन में एक नई क्रिया लाने की जरूरत है। जब तुम नाखून चबाने के लिए अपना हाथ मुंह की ओर ले जाती हो, तो क्या सोच रही होती हो? उसने मैंडी से पूछा। मेरी उंगलियों में तनाव होता है और नाखून के किनारों पर थोड़ा-सा दर्द महसूस होता है, मैंडी ने बताया। कभी-कभी मैं अपने अंगूठे की उंगलियों के सिरों पर स्पर्श कराकर ये गौर करती हूँ कि कहीं नाखून के किनारे की सूखी चमड़ी का टुकड़ा तो नहीं निकल रहा है, और ऐसा कुछ भी महसूस होने पर मैं तुरंत अपना हाथ अपने मुंह की ओर ले जाती हूँ। इसके बाद मैं हर एक उंगली के नाखून के किनारे की सूखी चमड़ी निकालने लगती हूँ। एक बार ऐसा करते ही हर नाखून के साथ यही किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सजगता प्रशिक्षण नामक एक पद्धति में लोगों से उन इशारों की पहचान करने को कहा जाता है जो उनके आदतन व्यवहार को प्रेरित करते हैं।
ये पद्धति आदतों को पूर्वावस्था में लाने के प्रशिक्षण का पहला कदम है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी शराब के लती लोगों से उन इशारों की पहचान करने को कहा जाता है जो उनके आदतन व्यवहार के प्रेरक होते हैं। मेंढी की उंगलियों में महसूस होने वाला तनाव ही उसकी नाखून चबाने की आदत का इशारा था। मेंढी का इलाज करने वाले मनोवैज्ञानिक ब्रॉड डेफरिन बताते हैं कि अधिकतर लोगों की आदतें इतनी पुरानी होती है कि वे अपनी आदत को एक्टिव रखने वाले कारणों को पहचान ही नहीं पाते। मेरे पास ऐसे मरीज भी आए हैं जो हकलाने की आदत से छुटकारा चाहते थे, पर जब मैं उनसे पूछता कि ऐसे कौन से शब्द या परिस्थितियां हैं जिनसे वे हकलाने लगते हैं, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता था, क्योंकि उनकी आदत इतनी पुरानी हो चुकी होती है कि अब वे उसके कारणों पर गौर ही नहीं करते। इसके बाद मेंढी से इस तरह नाखून चबाने का कारण पूछा गया। पहले तो मेंढी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई, लेकिन मनोवैज्ञानिक के साथ कई बार बातचीत करके उसे समझ में आया कि जब भी वे ऊब जाती है तो नाखून चबाने लगती है। मनोवैज्ञानिक ने उसका निरीक्षण करने के लिए उसे ठीक उन्हीं परिस्थितियों में डाला, जैसी स्थितियाँ उसके रोज़ाना के जीवन में होती है, जैसे टीवी देखना या पढ़ाई करना। मनोवैज्ञानिक ने पाया कि जब भी मेंढी को ऐसी स्थितियों में डाला जाता है, वे आदतन अपने नाखून चबाने लगती है। इसके बाद मेंढी ने बताया कि जब वह अपने सारे नाखून चबा लेती है, तो उसे एक पूर्णता का अनुभव होता है। यही उसकी आदत का इनाम भी था। ये दरअसल एक शारीरिक संवेदना है और मेंढी के अंदर इसी संवेदना को महसूस करने की इच्छा निर्मित होती थी। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।